हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज जो टॉपिक लाया है, इस टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और इस टॉपिक के बाद हम सभी नदी को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ेंगे और पक्का हर बातें तब तक आपको याद हो चुकी होगी। और मेरे भाई मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये वीडियो अच्छा रहा तो आप मेरी इस मेहनत को देखते हुए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो आप इससे शेयर कीजिए। मैं कोई स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ या मुझे लिखना पड़ता है ना, तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में इस चैनल को लिंक शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सब्सक्राइब करवाइए। अगर पढ़ने में मजेदार लगे तो मेरे भाई यह काम कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है सबसे पुराना खंड है ना। आप जानते होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी जो हिस्सा हिमालयी हिस्सा है वो अंगारा लैंड का भाग है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। और यह बहुत ही पुराना हिस्सा है जो लगभग त्रिभुजाकार आकृति में है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, भले ही यह नदियां पश्चिमी तट से निकलती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यह नदियां कुछ नदियों को छोड़कर लगभग सभी क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मतलब यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की तरफ है या फिर दक्षिण पूर्व की तरफ है। दूसरी, ये जो नदियां हैं, ये जो खंड है बहुत पुराना है, हिमालय नया है, अतः ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं ये हिमालयी नदियों की अपेक्षा बहुत पुरानी है। तीसरी बात मैंने लिखा है कि द्रोणियों का आकार छोटा है, इनका आकार ज्यादा बड़ा नहीं है। और यह जो नदियां हैं काफी पुरानी होने के कारण अपने सबसे निचले तट को स्पर्श कर रही हैं, जिसके कारण इन नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो वृक्षाकार है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का आकार कैसा है, तो वृक्षाकार है। और ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां वर्षा के जल पर निर्भर हैं, जिसके कारण से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सालों भर लगभग जल नहीं रहती है। कावेरी नदी को छोड़कर सालों भर जल नहीं होते हैं। मानसून के समय नदियों में पानी रहेगा, मानसून के खत्म होते हैं नदियों में पानी क्या होगी, मात्रा काफी कम हो जाती है। चलिए, मैंने विशेषताएं मैंने बताया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। अब हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो मैंने पहाड़ी टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से है। कहाँ से उद्गम है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसका जो एक चीज और याद रखेंगे, ये जो अमरकंटक पहाड़ी देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं विंध्यन जो श्रेणी है उसी का भाग है। तो उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अगर एग्जाम में आपसे पूछे अमरकंटक ऑप्शन ना देकर विंध्यन श्रेणी दे, आप विंध्यन श्रेणी को टिक कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूं विंध्य श्रेणी, आप यह भी याद कर लेंगे क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी विंध्यन श्रेणी की पहाड़ी का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं मोहना, यानी बहते 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 भारत के 2-3 राज्यों से फ्लो होती है और बहते बहते खंबात की खाड़ी में क्या होती है, यानी यह नदी गिर जाती है। और आपको पता होगा खंबात की खाड़ी किस में है, वो तो अरब सागर में है। तो लोग ऐसे ही याद करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में। अगर अरब सागर ऑप्शन में ना हो तो क्या टिक करेंगे आप? खंबात की खाड़ी। एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप याद कर लेंगे। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? अरब सागर में। लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। और सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं तो दक्षिणी तट से मिलने वाली जो नदियां वो और संग, इसके अलावा बाईं तरफ से बंजर, तवस्से इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अब एग्जाम में ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है कि लगभग प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदियों से पूछा जाता है कि बताइए यह नदी, यह जो सहायक नदी है किसकी सहायक नदी है, यह पूछा जाता है।
तो आप याद कर ले, नर्मदा नदी ओरसन, बंजर, तवा, सेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां। और सबसे खास बात, यह जो भ्रंश घाटी से बहती है, अचानक से तेजी से स्लोपिंग होता है, बहुत तेजी से। अतः नर्मदा नदी का जो मुहाना होता है भ्रंश घाटी से बहता है, जिसके कारण से पानी में बहुत अधिक प्रवाह होती है और ज्वारनमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। और यही वजह है कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और जानते हैं, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, और साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा नदी करते हैं। उम्मीद रखते हैं नर्मदा नदी समझ में आ चुका होगा। हम बात कर लेते हैं ताप्ती नदी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से है। तो यह भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ताप्ती नदी के बारे में भी, कि ताप्ती नदी का उद्गम सतपुरा की पहाड़ी के दक्षिणी तरफ एक स्थान है जिसका नाम है मूलताई, वहीं से निकलती है। यह नदी भी नर्मदा नदी की तरह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी मैंने अभी बताया ये कहां पे है, ये है अरब सागर में। तो आप एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, मुहाना खंबात की खाड़ी ना देकर अरब सागर देगा तो अरब सागर टिक करेंगे अरब सागर को। लंबाई की बात करें तो ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, कई किताब में आपको 725 किलोमीटर भी मिलेगा। अब सहायक नदियां की बात कर लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अर्नावती और गिरना है। और एक और खास बात, जिस तरह से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, उसी प्रकार ताप्ती नदी भी, यह भी भ्रंश घाटी से बहती है। और किस चीज का निर्माण करती है, तो यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी यह भी ज्वारनमुख का निर्माण करती है। चलिए, तो ताप्ती नदी समझ में आ चुका होगा। उद्गम सतपुरा से, गिरती है अरब सागर में, लंबाई 724 या 725 किलोमीटर, यह भी भ्रंश घाटी से बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, आज की क्लास का VBI टॉपिक क्या टॉपिक है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। तो इस दोनों नदी का नाम याद करेंगे कि नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका जो मुहाना होता है वहां पे धारा प्रवाह काफी तेज होता है, जिसके वजह से गाद इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। सभी गाद तेज प्रवाह के कारण से अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं। नदियों में रुकावट नहीं होती है, जिसके कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। उम्मीद रखते हैं एग्जाम के व्यू से या फिर ये दोनों नदियां आपको अच्छी से समझ में आ चुकी होंगी। अगली हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन? गोदावरी नदी। हम बात कर लेते हैं उसका उद्गम। उद्गम कहां से हुआ? तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर से जो कहां पे है? नासिक में। अब यह नदी निकलती है पश्चिमी तट से, लेकिन यह प्रायद्वीपीय ढाल पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण यह नदी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई वह है 1465 किलोमीटर है, जिसके कारण से सबसे लंबी नदी है यह। सहायक नदियों की बात करें, मैंने अभी कहा कि इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भी नदी बहुत पवित्र नदी है, गंगा नदी की तरह यह भी बहुत पवित्र नदी है। साथ ही साथ यह नदी साउथ में सबसे लंबी नदी है, इसके वजह से इसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक नदियों की। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गंगा से याद करेंगे वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा,
इंद्रावती, सबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, मांजरी, इंद्रावती, सबरी। अक्सर एग्जाम में इंद्रावती से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप याद रखेंगे। मैंने भी कहा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और साथ ही साथ इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी के बारे में आप याद रखेंगे कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। हम बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से। इसका उद्गम सह्याद्री से। याद कीजिए पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि 16 डिग्री जो रेखा अक्षांश है वह गोवा से गुजरती है, दो भागों में सह्याद्री को बांटती है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो यह उत्तरी सह्याद्री से निकलती है, और कहां से निकलती है, तो महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। और यह नदी भी पश्चिमी तट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई 1401 किलोमीटर। सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा इत्यादि प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है किसकी, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तुंगभद्रा है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तुंगभद्रा तथा भीमा से, आप याद रखेंगे। और एक चीज भी आई है, ये दो नदियां, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, यह दोनों नदी मिलकर, यह क्या है, यह दोनों नदियां मिलकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। याद कर लीजिए, भारत की सबसे जो बड़ी डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जानी जाती है, वह सुंदरबन की डेल्टा है, जिसे गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियां मिलकर बनाती है। उसी तरह से भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। एग्जाम में पूछेगा कि कौन नदी मिलकर भारत की सबसे सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, तो याद रखेंगे गोदावरी, कृष्णा। अब अगर एग्जाम में पूछेगा यह डेल्टा किस राज्य में बनती है, तो आप याद रखेंगे यह डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में बनती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इससे टॉपिक है कि अक्सर आप पेपर में पढ़े होंगे कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद जो है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। किसके बीच है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच यह कृष्णा नदी विवाद है। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी बढ़ चुका है। अगला हम बात कर लेते हैं महानदी की। किसकी हम बात कर लेते हैं, महानदी। तो महानदी का उद्गम कहां से, तो सिहावा पहाड़ी से। कहां से, सिहावा पहाड़ी। और महानदी की जो लंबाई है वो है 851 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। उद्गम कहां से, सिहावा की पहाड़ी से। मुहाना कहां पे है, तो यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जानते हैं, अब एक तरह से कह सकते हैं कि महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि भारत की जो सबसे लंबी बांध है, सबसे लंबी बांध वो किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। इसी वजह से महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सहायक नदियों की। सहायक नदियां का हम बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियों में प्रमुख नदी है तेल, जोंग, ओंग, मांड। तेल नदी अपने एग्जाम में पूछी गई है कि बताइए तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी महानदी की सहायक है। साथ ही साथ जोंग, ओंग, मांड भी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अगली बात कर लेते हैं कावेरी नदी। दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है कावेरी नदी। और कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। कंफ्यूज मत होइएगा, केवल दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, केवल और केवल दक्षिणी गंगा कहते हैं। किसे, गोदावरी को,
जबकि दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। बात करें तो उद्गम की बात कर लेते हैं। उद्गम कहां से है? मैंने बताया पिछले वीडियो में कि इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है जो कर्नाटक में है। मुहाना कहाँ है? तो यह भी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वी हिस्से की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो कावेरी नदी की लंबाई जो है वो 801 किलोमीटर है। कितना है? 801 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं सहायक नदियों में। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हिमावती, सुवर्णावती, अक्रावती, भवानी, हिरांगी, सिमसा। एक चीज याद रखिए, एनसीईआरटी के ललित के बुक में इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर लिखी गई है। उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कर्नाटक में है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियों में हिमावती, सुवर्णावती, अक्रावती, भवानी, हिरांगी, सिमसा। नाम कावेरी, महिला का नाम होता है कावेरी और इसकी सहायक नदियों का नाम भी किसके है? तो महिलाओं के नाम, महिला के नाम, फीमेल के नाम जैसा मिलेगा। गोदावरी नाम फीमेल का होता है, सहायक नदियों का नाम भी कैसा मिलेगा? फीमेल जैसा। जैसे कुछ एग्जाम, कुछ जैसे भीमा, मूसी या आपको पुरुष का नाम मिलेगा। तो कृष्णा नदी का सहायक नदियों का नाम कैसा? पुरुष के नाम पे है। खैर नाम कुछ भी हो सकते हैं। अब कावेरी के बारे में भी आई है। कावेरी नदी बहती है और 3 बार कावेरी नदी की धारा बट जाती है और 3 टापुओं का निर्माण करती है। मैंने बनाया कावेरी नदी बह रही है, पहली बार बटी, फिर दोनों धारा मिल गई, फिर दूसरी बार बटी, फिर धारा मिल गई, फिर तीसरी बार बटी, फिर धारा मिल गई और इस तरह से कावेरी नदी 3 टापू का निर्माण करती है। सबसे पहला टापू कहलाता है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा शिव समुद्रम, तीसरा श्रीरंगम। शिव समुद्रम के बारे में आप जानते होंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो शिव समुद्रम पर ही है। तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम यह द्वीप का निर्माण करती है। और कौन करती है? कावेरी नदी और BBI। मैंने अभी आपको कहा कि जो प्रादीपीय भारत की नदियां होती हैं सालों पर इसमें जल नहीं होती है, यह वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। लेकिन इसका अपवाद है कौन? वो है अपवाद कावेरी नदी। कावेरी नदी को कहते हैं सदा नीरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सालों भर जल रहती है। क्यों सालों भर जल रहती है? क्योंकि जब मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भी वर्षा होती है और जब मानसून लौटता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण भी वर्षा होती है। इसी वजह से कावेरी में क्या होता है कि सालों भर जल रहता है। मानसून आने के कारण भी इसके क्षेत्रों में वर्षा होती है और मानसून लौटने के कारण भी तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, जिसके कारण कावेरी नदी में सालों भर जल रहता आता है। इसे प्रादीपीय नदियों में क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, लास्ट, उम्मीद रखते हैं सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एग्जाम के व्यू में ट्रेंड है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों को अरेंज करें। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, इस 5 नदी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नदी, आप इस सभी नदी को आप क्या कीजिए? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या कीजिए? ये अरेंज कीजिए। तब कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले जो नदी आती है वो कौन है? नर्मदा। नर्मदा के नीचे कौन है? महानदी। महानदी के नीचे कौन आएगी? गोदावरी। गोदावरी के नीचे कौन आएगी? कृष्णा। कृष्णा के नीचे कौन आएगी? कावेरी। तो 5 नदियां हम लिख रहे हैं। 5 नदी एग्जाम में इस 4 नदी को अक्सर अरेंज करने के लिए देगा। 6 में से 5 नदी याद कीजिए। सबसे उत्तर में कौन है? तो कहिएगा नर्मदा। सॉरी, नर्मदा। नर्मदा के ठीक नीचे कौन नदी है? तो कहिएगा महानदी। अगर पूरा अरेंज करना चाहते हैं तो चलिए अरेंज कर देते हैं। नर्मदा के नीचे कौन है? तो कहिएगा ताप्ती। वैसे इसको नहीं लिखना चाहिए था। उसके बाद कौन नदी आती है? तो कहिएगा महानदी। महानदी के बाद कौन आएगी? तो कहिएगा गोदावरी। और गोदावरी के बाद कौन आएगी? तो कहिएगा कृष्णा। और कृष्णा के बाद कौन आएगी? कावेरी। आप एकदम रट लीजिए, एग्जाम में अरेंज करने के लिए आता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों को अरेंज कीजिए। मैंने बताया नर्मदा के नीचे ताप्ती, के नीचे महानदी,
फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कौन नदी आ गई? कावेरी। तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। 5 को याद रखिए, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जाते जाते एक चीज और एग्जाम में यह भी आता है कि लंबाई के आधार पर नदियों को घटते क्रम में बताइए। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी, कितना लंबाई है? 1465। दूसरा कौन है? तो कहेंगे कृष्णा, कितना? 1401। तीसरा कौन है? तो आप कहेंगे नर्मदा, कितना लंबाई? 1312। आप एक काम करेंगे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस 6 नदियों को घटते क्रम में आप टाइप कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है या फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगा। चलिए, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे भाई, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिए। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाऊं, लेकिन आने वाले समय में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाऊं। और जिस दिन मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, कम समय में किसी भी टॉपिक को धुआं कर देंगे। अब देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले क्लास में।